कंपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी विथ ग्रेविटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेविटी से कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज वे मोर पावरफुल देन ग्रेविटी। सो लेट टेक टू प्रोटॉन्स ईच डिस्टेंस d अपार्ट, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है एंड दोनों प्रोटॉन्स है, ठीक। सो यू विल सी दैट अगर d डिस्टेंस अपार्ट दो प्रोटॉन्स है, सेम प्रोटॉन्स की चार्ज अगर सेम हो, दोनों प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम हो दोनों तरफ, तो लेट अज्यूम वन प्रोटॉन ही, वन प्रोटॉन, दिस इज वन प्रोटॉन एंड दिस इज वन प्रोटॉन, एंड तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, यानी कि अगर कैलकुलेट करें, यानी कि F इलेक्ट्रिक दोनों इन प्रोटॉन्स के बीच में जो d डिस्टेंस अपार्ट है, तो हमें पता पड़ चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स में Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू दैट कांस्टेंट। तो Q1 दोनों में प्रोटॉन की चार्ज है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम भी चार्ज होते हैं, तो दोनों प्रोटॉन है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और Q1 इंटू Q2 करेंगे तो दोनों सेम है, तो स्क्वायर कर दिया और बता d स्क्वायर लिख दिया, और जो इसकी 1/4 पाई जो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। सो दिस इज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इस और अगर हम इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो d डिस्टेंस अपार्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाले, यानी F ग्रेविटेशनल अगर निकाले हम, सो विल फाइंड दैट द m1 m2 बाय r स्क्वायर इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो m1 1.67 या 1.7 इंटू 10⁻27 kg, तो दोनों की स्क्वायर कर देंगे, m1 और m2 दोनों तो उतनी ही किलो की एक प्रोटॉन्स है, और डिस्टेंस d अपार्ट है, d स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10⁻27, सॉरी 10⁻11. So this is gravitational constant. So if you compare the electricity with the gravity, so what you gonna find that the electric force F electric by F gravity is 10⁻36 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 गुना ज़्यादा है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ से, तो यू विल फाइंड दैट अगर इसको यहाँ से ये तो कट जाए, d का कोई मामला ही नहीं रह गया, और इफ़ यू कैलकुलेट दिस 10⁻19 बाई 10⁻27 एंड दिस ऑल एवर 10⁻36 विल कम। ये 27 अगर इसको यहाँ से सीधे बाटा कर दे, 27 ये -27 है, ये ऊपर चली जाएगी तो +27 हो जाएगी, और ये स्क्वायर में है एक्चुअली तो डबल हो जाएगी, और यहाँ से भी डबल हो जाएगी, ये -19 डबल हो जाएगी, लेकिन ये माइनस ही में रहेगी, और ये डबल होगी, ये भी ऊपर जाएगी, और ये तो प्लस ही रही, तो टोटल कैलकुलेट करने पर, और ये जो 1.9 है और 16.7 1.7 है, टोटल अप्रॉक्सीमेट 36 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आपको आएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। हाँ, लेकिन ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो ये जो न्यूक्लियस में है दोनों प्रोटॉन, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करें, यानी कि ये दो प्रोटॉन्स है, ये न्यूक्लियस में, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस थी, और ये पूरा एटम है मान लो, तो ये न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है हमें पता है 10⁻14 मीटर या 10⁻12 सेंटीमीटर, और जो पूरे एटम की जो दूरी होती है वो 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर कहते हैं पूरे एटम की। ये अगर एटम हो गया और ये न्यूक्लियस अगर हो गया, तो अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें, यानी कि ये तो फोर्स थी हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स थी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स थी, तो F = ma होता है, F = ma, यानी कि किसी मास पे कोई फोर्स लगेगी तो उस मास को एक्सेलरेट कर देगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक होता, यानी कि ये दोनों रिपल्स कर रहा है, क्योंकि ये दोनों रिपल्स करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्स करेगा, ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, तो फोर्स बाहर, ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा और ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा, इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये अट्रैक्टिव होगा, ये इसको अंदर की तरफ इधर खींचेगा, ये इसको अंदर की तरफ इधर खींचेगा। दोनों में से किसी एक की अगर बात करें हम, कि अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, उनमें एक की उस अट्रैक्शन की बात करें जो एक दूसरे पर लगा रहा है,
तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जो क्रिएट होगा, यानी कि a इक्वल टू दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू निकालेंगे ग्रेविटी, या एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स जो निकालेंगे, उसको अगर कंपेयर करेंगे, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, व्हेन यू कंपेयर व्हाट विल द एक्सेलरेशन will be this comparing this both the acceleration, you will see the acceleration due to this electric force is 10 to power 26 orders of magnitude higher acceleration due to electric repulsion, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो रिपल्सन होगी, वो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, यानी ये एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्रिएट होगा वो 10 पावर 26 गुना ज़्यादा होगा वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था उससे, यानी ग्रेविटी जो खींचने की चाहिए तो वो रिपल्स करेगा बाहर, तो जबकि इतना बड़ा अमाउंट में फोर्स बाहर की तरफ लग रहा हो, तो ये तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए था, यानी कि ये तो रहना ही नहीं चाहिए न्यूक्लियस, यानी भाग जाता है न्यूक्लियस से। इतना ग्रेटर अमाउंट में एक्सेलरेशन ज़्यादा है और फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज़्यादा है इस लेवल पे, यानी कि इस डी पे, तो ये तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए था। So what hell hold this nucleus together? This is where comes nuclear force, कि अगर हम इसे दो फोर्स के अलावा अगर बात करें तो ये कंडीशन आ जाएगी कि नहीं स्टेबल रह सकता है। तो तीसरी फोर्स होगी जो कि हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देयर इज समथिंग लाइक न्यूक्लियर फोर्स विच होल्ड्स दिस प्रोटॉन्स टुगेदर, जो कि इससे भी ज़्यादा बड़ी है, इससे भी ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स, ये सिर्फ इसकी रेंज इतनी स्मॉल है कि न्यूक्लियस की रेंज ही में है लगेगी जो उसको होल्ड करेगी। अच्छा, फिर अगर हम लार्ज स्केल पे आएँ तो हम ये देखते हैं कि लार्ज स्केल पे फिनोमेना इलेक्ट्रिक फिनोमेना जो है वो सिर्फ 1000 ऑफ किलोमीटर्स एटॉमिक रेंज में, एटॉमिक रेंज यानी कि 10⁻10 मीटर के रेंज में 1000 ऑफ किलोमीटर, यहाँ से 1000 ऑफ किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर 10⁻6 मीटर, यानी कि इतना तक, यानी 10⁻4 मीटर तक अगर हम अपनी आँख से देखें किसी चीज़ को तो दैट यानी कि 1/100 सेंटीमीटर के रेंज में, तो वहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फिनोमेना आपकी काम कर रही है, यानी 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक एटॉमिक रेंज में। लेकिन जो बाहर बड़ी रेंज में डायनेमिक चीज़ों को, अगर हम बड़ी चीज़ों को देखें, यानी कि बड़े लेवल पे बात करें, लार्ज स्केल पे, तो वो जो फिनोमेना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से डिक्टेट है, ग्रेविटी से डिक्टेटेड है, यानी कि जो हमारी अर्थ और यूनिवर्स जो लार्ज स्केल पर दिख रहे हैं वो ग्रेविटेशनल उसमें डोमिनेंस है। तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने डी कटाया नहीं था जब कंपेयर कर रहे थे इलेक्ट्रिक और ग्रेविटी को, तो डी का तो कोई महत्व ही नहीं होना चाहिए, कितने डिस्टेंस में, हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, वे मोर पावरफुल, 36 टाइम्स किसी भी लेवल पे चले जाते। तो बात यहाँ एक्चुअली आती है कि जो बड़े लेवल्स पे अगर हम बात करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है पर यूनिट मास वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि अगर मैं पूरी अभी ये पूरी बॉडी है तो पर यूनिट मास नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ये बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। उसके मुकाबले में जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्जर नलिफाई करती है इफेक्ट को, तो वो कम हो जाता है। एंड दैट कि यहाँ से फिर अगर हम कंपेयर करना शुरू करें कि अगर हम अर्थ की बात लें, अर्थ एक मार्स की बात लें, अगर दो प्लैनेट्स की बात लें, अर्थ एंड मार्स, दोनों की के अंदर लगभग 400,000 कूलम्स चार्ज मौजूद होती हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जो है बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अब इतनी बड़ी अमाउंट होने के बावजूद भी, देखिए इतनी बड़ी अमाउंट है जो 400,000 कूलम चार्जेस कंटेन करती है ये प्लैनेट्स, इसके बावजूद अब इस पर अगर हम निकालें,
इस 1 कूलम तो हमारे हिसाब से बढ़िया ना, लेकिन उस हिसाब से कि मास के कंपेयर में उस चार्ज की, तो जो मास अर्थ का है, जो मास मार्स का है, और दोनों के बीच डिस्टेंस के और फिर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे और जब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे इस चार्ज को रख के 400,000 कूलम चार्ज दोनों पर, यानी कि उसके स्क्वायर करते हुए, तो हमारी जो कंपेयर है ना, तो उस वक्त जो ग्रेविटी डोमिनेट कर जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻17 टाइम्स ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि वो जो डोमिनेंस होता है उस फोर्स का, आप देख सकते हैं इन चीज़ों पे, उस फोर्स का जो डोमिनेंस हो 10⁻17 ऑर्डर मैग्नीट्यूड लार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। सो दिस वेयर द बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्स ऑन द लार्ज स्केल इज डिक्टेटेड बाय gravity, and hope you are doing well. We'll continue this series with all the zeal and all the energy. Thank you.